दूर किसी गांव में एक बलदेव नाम का बूढ़ा आदमी रहता था। बलदेव बहुत ही ज्यादा गरीब था। बलदेव की एक बेटी थी जिसका नाम सुनीता था। सुनीता की माँ बहुत समय पहले ही सुनीता और बलदेव को छोड़कर चली गई थी। सुनीता को बचपन से लेके अब तक उसके पिता बलदेव ने ही उसे पाला था। बलदेव खेतों में खेती करता था और शाम को घर वापस आकर खाना बनाता था। सुनीता के पिता ने आज तक सुनीता को एक भी घर का काम नहीं करने दिया था, क्योंकि सुनीता का पिता बलदेव चाहता था कि सुनीता पढ़ लिख कर कोई बड़ा काम करे। एक दिन बलदेव खाना बना रहा था, सुनीता उसके पास बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है। अरे बलदेव बेटा, तुम दिन भर कितना काम करोगे? बाहर जाकर खेतों में भी काम करते हो और घर में घर का भी काम करते हो। अब तो तुम्हारी बेटी सुनीता बड़ी हो गई है, इसे कुछ घर का काम तो सिखा दिया करो तुम। माँ जी, मैं अपनी बेटी को इसकी माँ का प्यार तो नहीं दे पाया, मैं इसे पिता का प्यार तो दे ही सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ी अफसर बने। अरे बलदेव बेटा, तुम अपनी बेटी को घर का काम सिखा ही दो। जब ये बड़ी हो गई, इसकी शादी हो जाएगी। फिर इसके ससुराल वाले कहेंगे कि इसके पिता ने इसे घर का कोई भी काम नहीं सिखाया। उसमें अभी बहुत समय बाकी है, आप चिंता मत करो माँ जी। आप देखना, एक दिन मेरी लड़की मेरा नाम जरूर रोशन करेगी। वो बुढ़िया हमेशा ही आकर बलदेव की बेटी को ताने मारती रहती थी, लेकिन बलदेव भी चुप नहीं बैठता था। वो भी अपनी बेटी के हक में बात करता था। ऐसे ही एक दिन सुनीता ने अपने पिता को कहा, पिताजी, गांव के लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे पढ़ने के साथ साथ घर के काम भी सीखने चाहिए। बेटी, तुम इस बात की चिंता मत करो। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है घर के। तुम बस मन लगा कर पढ़ो। मैं चाहता हूँ तुम पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनो। तो क्या पिताजी, आप हमेशा ही मुझे ऐसे ही पढ़ने दोगे क्या? हाँ बेटी, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। चलो ठीक है बेटी, मैं काम पर जाता हूँ। मैंने तुम्हारा खाना बना दिया है, तुम खाना टाइम से खा लेना। इतना कहकर बलदेव अपने काम पर चला जाता है। शाम को घर वापस आते हुए उसे बहुत ही ज्यादा रात हो जाती है। वो जंगल के इलाके से अपने घर वापस आ रहा था। रास्ते में उसे एक जहरीला कीड़ा काट लेता है और वो वहीं गिर जाता है। वो दर्द से तड़प रहा था, लेकिन वहां पर कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं था। वो अपना वहीं दम तोड़ देता है। अरे देखो देखो भाई, बलदेव नीचे गिरा पड़ा है। फिर सुबह आसपास के लोगों ने उसे वहां पर गिरे हुए देखा। वो उनके पास आ गए। फिर वो लोग बलदेव को उठाकर उसके घर ले जाते हैं। पिताजी, अब आपके बिना मैं क्या करूंगी? आप तो मुझे अकेली को ही छोड़कर चले गए। सुनीता ऐसे रो ही रही थी कि तभी उसके पास एक छोटा सा बच्चा आ जाता है। बहन, तुम रो मत, तुम अकेली नहीं हो जिनके माता पिता नहीं हैं। मेरे भी माता पिता नहीं हैं बहन, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। छोटे भाई, अब से हम दोनों साथ साथ रहेंगे, भले कुछ भी हो जाए। ठीक है बहन, मैं तुम्हारे साथ हमेशा ही रहूंगा। मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी और तुम मेरा सहारा बनना। फिर गांव के लोगों ने ही मिलकर बलदेव का अंतिम संस्कार किया था। सभी गांव वालों को बलदेव की बेटी सुनीता का ही ख्याल आ रहा था। वो सब सोच रहे थे कि बलदेव के जाने के बाद सुनीता का अब क्या होगा। अरे, सहारा तो लड़कों को दिया जाता है, ये तो लड़की है,
मैंने बलदेव से कितनी बार कहा था कि इसे कुछ घर का ही काम सिखा दो, लेकिन वो था कि मेरी कोई भी बात नहीं मानता था। अगर इसे घर का काम आता होता तो हम इसकी शादी करवा देते। अब इसका ध्यान कौन रखेगा? ये तो हम पर बोझ है। मैं कहती हूँ कि हम सब मिलकर इसकी शादी ही करवा देते हैं। अरे माँ जी, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। मेरे पिताजी कहते थे कि मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, लेकिन आप सब तो मेरी शादी करवा रहे हो। मुझे नहीं करनी शादी वादी। देखो तो इस छोटी सी बच्ची की कितनी जुबान चलती है। अरे, तेरे बाप ने जिंदगी भर तेरे को पढ़ाया है, अभी भी तुम पढ़ने का ही नाम ले रही हो। हम तो तुम्हारी शादी करवा कर ही रहेंगे, और इसमें तुम्हारा ही भला है। अगर तुम पढ़ती ही रही तो खाओगी कहाँ से, और तुम्हारा खर्चा कौन उठाएगा? हम तुम्हारे भले की ही बात कर रहे हैं, और जब बड़े बात करते हैं उसमें बोलना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन माँ जी, अभी तो ये छोटी है। इतनी जल्दी इसकी शादी हम कैसे करवा सकते हैं? अच्छा, तो क्या तुम ही इसकी जिम्मेदारी उठाओगी? अपने बच्चों का तो पेट नहीं भरा जाता, और चली दूसरों का पेट भरने। अच्छा बताओ, इस बच्ची की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? जो इसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है वो आगे आ जाए। उस बूढ़ी माँ जी के इतना कहने पर कोई भी गांव का आदमी आगे नहीं आया। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं ऐसे ही किसी के साथ भी शादी नहीं कर सकती हूँ। शादी करने से अच्छा था कि मैं अपने पिता के साथ ही चली जाती। देख सुनीता, तेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। या तो तू शादी कर ले, तो या तो फिर तू इस जंगल से ही चली जा। कौन तेरा ध्यान रखेगा, और तुझे खाने को कौन देगा? हमारे पास और भी बहुत से काम है करने को। तुम्हारी जिम्मेवारी कौन उठाएगा? मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी। मैं ये गांव ही छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन किसी से शादी नहीं करूंगी। सुनीता की बात सुनकर सारे गांव वाले चुप कर जाते हैं और सोचने लग जाते हैं। माँ जी, अगर इसे हम गांव से बाहर निकाल देंगे तो इसका क्या होगा? गांव से बाहर जाकर जब इसे छत की याद आएगी तो खुद ही गांव में वापस लौट आएगी, और हम सब मिलकर इसकी शादी करवा देंगे। देखते हैं इसके बाप का कैसे सपना पूरा होता है। तुम सब इतनी चिंता मत करो, देखना ये सुबह तक लौट आएगी। चलो चलो, अब हम सब अपने अपने घर जाते हैं। पता नहीं इसके बाप ने इसे कैसी शिक्षा दी है, जो ये बड़ों की बात ही नहीं मान रही है। खैर, हमें क्या, जाओ इसे छोड़ कर आओ बाहर। फिर सभी गांव वालों ने मिलकर सुनीता को गांव से बाहर निकाल दिया था। सुनीता के पीछे पीछे वही छोटा सा बच्चा श्याम आ गया था। श्याम भी गांव को छोड़कर सुनीता के पीछे पीछे चला जाता है। बहन, आप मुझे भी अपने साथ ही ले जाओ। आप ही थी जो मुझे खाना खिलाती थी। आपके सिवाय मेरा इस गांव में कौन है? श्याम ने सुनीता से ऐसा कहा। सुनीता को बहुत अच्छा लगा। सुनीता फिर शाम को अपने साथ ले गई। दूर चलते गए वो दोनों, लेकिन रास्ते में तो बहुत ही ज्यादा तेज बारिश शुरू हो गई और बिजली भी कड़कने लग गई थी। शाम को तो बिजली से बहुत ही ज्यादा डर लगता था। जैसे ही बिजली जोर से खड़कती थी तो वो तो डर ही जाता था। बहन, मुझे तो बिजली से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। श्याम भाई, तुम डरो मत, ये बारिश जल्दी रुक जाएगी। फिर ऐसे ही समय गुजरा। बारिश तो रुक गई थी, लेकिन ठंडी हवा अभी भी चल रही थी और आसमान पर बिजली भी कड़क रही थी। सुनीता शाम को अपनी गोद में लेकर बैठ गई थी।
ताकि शाम को ज्यादा ठंड ना लगे। वो दोनों बहुत ही ज्यादा मजबूर थे। उन्हें तो बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को हौसला देते रहे। बहन, मुझे बहुत भूख लग रही है और ठंड भी बहुत लग रही है। अब हम कितनी देर तक यहाँ पर रुकेंगे और आखिरकार हम जाएंगे कहाँ बहन? श्याम भाई, पता तो मुझे भी नहीं है कि अब हम क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे। मुझे भी ये सब सोच सोच कर बहुत ही ज्यादा दुख लग रहा है। गांव वालों ने तो हमें हमारे ही घर से बाहर निकाल दिया है। काश पिताजी जिंदा होते तो आज हम ऐसे सड़क पर ना बैठे होते। प्यारे दोस्तों, आपने हमारी कहानी यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस कहानी का अगला भाग जल्द ही आपको दिखाने की कोशिश करेंगे।